ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं भारत की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास पेशकश में आज बात सस्टेनेबल एनर्जी, होप एंड चैलेंजेस की। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है पायदार तवानाई, जो उन सोर्सेज से हासिल की जाती है जो फ्यूचर की आने वाली नस्लों की एनर्जी की ज़रूरतों या क्लाइमेट को खतरे में डाले बगैर मौजूदा ऑपरेशंस को बरकरार रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हवा, सूरज की रोशनी और पन बिजली यानी हाइड्रो पावर सब रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर काफ़ी पॉपुलर है। खास बात यह है कि 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो को इनॉग्रेट करते हुए ऐलान किया था कि आने वाले डिकेड में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मैदान में हर साल $20 बिलियन का बिजनेस जनरेट करने का प्लान बना चुका है। और आज हम 1000 गीगावाट से भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वाले देश हैं। फरवरी 2023 तक हमारी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 168.96 गीगावाट है। इस तरह टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हमारा 40% का शेयर है। अब हमारे समझने वाली बात है कि आज भारत में सस्टेनेबल एनर्जी से कितनी उम्मीदें रोशन हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। टेरी में डिस्टिंग्विश फेलो डॉक्टर प्रदीप्तो घोष और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में वेलकम है। नमस्कार। वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर मुखर्जी कि आखिर ये सस्टेनेबल एनर्जी है क्या? देखिए, सस्टेनेबल एनर्जी या जो सतत ऊर्जा का जो विकास ये है कि हम अपना जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो प्रगति के रास्ते पर हैं, उसमें हर चीज़ का हमें सुविधा हमें मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनके लिए हम एक धरोहर, जो पर्यावरण एक धरोहर के रूप में छोड़ के जाए, जैसा कि हमें मिला था। तो ये है आपके सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू यूज द एनर्जी जी। तो लेकिन उस दिशा में काम चल भी रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त शोध और नए समझ की आवश्यकता है। जी, हम अभी भी यूज़ कर पाएँ और आगे हमारी आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ कर पाएँ और वो डिप्लीट नहीं होती। हम यूज़ तो अपने जगह पर है, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन को हमें उतनी ही मात्रा में जो हवा की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता वो उनको मिले। जैसे हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें एनर्जी अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी यूज, इन दोनों में कहीं हम पर्यावरण के असंतुलन के कारण तो नहीं बन रहे हैं जी। वो देखना है हमें। जी डॉक्टर घोष, आपसे जानना चाहेंगे कि हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अभी तक हम क्या एनर्जी यूज़ कर रहे थे और अब क्यों ज़रूरत है हमें स्विच करने की सस्टेनेबल एनर्जी पर? दरअसल अगर इतिहास का दृश्य देखा जाए तो करीबन 200 साल से आगे वो सारा एनर्जी जो प्रयोग होता था जी, वो सस्टेनेबल ही था जी। सूरज, हवा, बायोमास, एनिमल पावर, ये सब सस्टेनेबल है। लेकिन तकरीबन 200 साल पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, तब से फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग शुरू होने लगा जी। और फॉसिल फ्यूल्स का ये नतीजा हुआ कि एक तो जो कार्बन उनमें है वो पर्यावरण में एज कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। दूसरा, और काफ़ी प्रदूषण भी ये सोर्सेज पैदा करते हैं। जी। तो
एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आगे भी होगा, जी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में एक बार चले गया वो करीबन 200 साल तक मतलब एटमॉस्फेयर में रहता है, और फिर आगे प्रदूषण होता है, मतलब एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल एनर्जी का जो सबसे महत्व मतलब स्टेप जो उठा सकते हैं हम, वो है कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो हम सोर्सेज यूज करते थे वो हम यूज करें, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी से, ताकि हमें आधुनिक एनर्जी फॉर्म्स जो कि मतलब जो प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी वो हम पैदा कर सकें, जो भूतपूर्व पीढ़ियों ने जो सोर्सेस उन्होंने बिजली तो उन्होंने नहीं करी, लेकिन हम उससे बिजली जनरेट करके एक मॉडर्न लाइफस्टाइल हम अपना सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुखर्जी जी, ये तो बात हुई कि पहले किस तरह से था, पहले सस्टेनेबल एनर्जी यूज़ करते थे इतने सालों पहले इतिहास में, जैसे कि बताया अभी डॉक्टर घोष ने, लेकिन वापस से अभी हमको उसी तरफ जाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर घोष बता रहे हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, अगर हम बात करें सस्टेनेबल एनर्जी की, तो फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या एनर्जी है और कहाँ कहाँ पर हम बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि थ्रेट टू क्लाइमेट भी है, जैसे कि अभी डॉक्टर घोष ने बताया कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, ये सबसे बड़ी जो विकासशील देश जैसे कि भारतवर्ष और भी इसका जो पड़ोसी देश हैं या साउथ एशियन जो कंट्रीज़ जितने हैं, यहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, चाइना भी उसके साथ है, कि ये जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज, और जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से जो हमारे जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें उनकी खपत बढ़ रही है, और उनकी प्रोडक्शन के लिए हमें नई नई विधाओं से उसको बनाने पड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं। और जो गरीब देश होते हैं तो उसमें चीज़ें बन गया सस्ते में, वही सबसे बड़ी उनकी एक उपलब्धि होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि उससे हमारे पर्यावरण का कितना असंतुलन हो रहा है। नंबर 1, देखिए इसमें सीधे सीधे मैं इकोनॉमिक्स को जोड़ता हूँ और पॉपुलेशन को जोड़ता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि जैसे पहले लोग बताते हैं कि पहले जो है पर्यावरण को असंतुलित नहीं किया जाता था, लेकिन पहले नंबर 1 है, पहले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, ये अगर एक बार जो पॉल्यूटेंट्स वो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया या पानी में चला गया, तो उसको क्लीन करने में, उसको साफ करने में कई डिकेड्स लग जाते हैं, कई बार 100 साल भी लग सकते हैं। तो हमारी जो जैसे पहले जो यूरोपियन जो नदियाँ थी, थेम्स नदी और भी कई नदियाँ थी, तो वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषित थी उस समय, क्योंकि यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद जब ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन करने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि ये जहाँ पर भी वो कॉलोनीज डेवलप किए, तो वहाँ पर वो उनके उस जगह की जो नदी के किनारे वो सारे जो है इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर दिए, फिर उसके लैंड यूज को चेंज कर दिए। जैसे हमारे यहाँ जहाँ पर वो गेहूं होता है, वहाँ एक तरह की जमीन होती है, तो वो वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर चावल होती है वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर चावल जहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ अगर हम चावल की फसल बोते हैं, तो वो उस ज़मीन के साथ अन्याय है। पहली बार तो हुआ कि सॉइल का साथ अन्याय हुआ, फिर वो पूरे पर्यावरण के साथ अन्याय होता रहता है। तो इसमें एक तो यह है कि हमारे जो मनुष्यकृत, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट है, वो पर्यावरण पर कितना असर डाल रही है। और दूसरा, जैसे अगर हम ये मान के चले कि हमारी पूरा जो है सौर मंडल वो एक गतिमान अवस्था में है, वो भी एक जिंदा मतलब कि अलाइव फॉर्म में है, तो अगर हम देखें कि हमारे जैसे धरती में कई तरह की परिवर्तन होते हैं, वैसे सूर्य में भी परिवर्तन होते हैं। तो इसकी स्टडी जो है पिछले कई दशकों से की जा रही है। जैसे
सन ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के डेटा से हम लोग कर रहे हैं। भारत ने भी अभी आदित्य L1 लॉन्च किया है, उससे भविष्य में जो डेटा आएंगे उससे भी चीज़ें कुछ साफ और हो जाएंगी। तो उससे हमने ये देखा है कि ये जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो मनुष्यकृत जो परिवर्तन है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो सूर्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है उसके लिए। और इस दिशा में पर्याप्त अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन आगे और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर घोष, आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? सूरज हो सकता है, हाइड्रो एनर्जी हो सकती है, या और कौन सी एनर्जीज़ हैं जिनको कि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं? क्या हम व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं सस्टेनेबल एनर्जीज़ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ? सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज तो कई हैं। एक तो जैसे आपने कहा सूरज, हाँ, उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको हीट कलेक्ट करके उसको तमाम प्रयोग में ला सकते हैं जी। दूसरा है विंड एनर्जी, उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं जी। तीसरा है बायोमास एनर्जी, और ये बायोमास एनर्जी पे बहुत हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और अभी जो G20 का मीटिंग हुआ था उसमें एक बायो एनर्जी पार्टनरशिप हुआ है जी। ये मैं समझता हूँ कि G20 के जो नतीजे हुए मतलब ये उनमें महत्व जो अग्रीमेंट्स में उनमें से एक है ये जी। अगर हिंदुस्तान का सिचुएशन आप देखें, हर साल हम कम से कम 500 मिलियन टन क्रॉप बायोमास वेस्ट की जनरेशन करते हैं जी। और वो मतलब हम जितना पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कंटेंट उससे ज़्यादा है। और ये बायोमास एनर्जी ये कई फॉर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लिक्विड फ्यूल्स बना सकते हैं जी, जिससे कि मोटर कार वगैरह चले। बायोगैस बना सकते हैं जिससे कि कुकिंग का भी में प्रयोग हो, इंडस्ट्री में भी प्रयोग हो, और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। और इसमें मतलब बायोचार बना सकते हैं जिससे कि तमाम इंडस्ट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं वो बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मतलब खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। तो और फिर हाइड्रो पावर जो कि बहती हुई नदी जी, उसमें जो ऊर्जा है वो हम निकाल के नॉर्मली बिजली का पैदाश करते हैं और फिर उसको ग्रिड में डालते हैं। अब रहा न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब सस्टेनेबल कहना मतलब थोड़ा डेफिनेशनली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कैसे है कि ये काफ़ी पैमाने पे एनर्जी ऊर्जा दे सकती है बिना किसी GHG एमिशंस का, क्लाइमेट चेंज पैदा करने वाली एमिशंस का, बिना किसी CO2 एमिशंस का जी। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी सेफ हो गया है। और अगर हम मतलब हिंदुस्तान का सिचुएशन देखें जिसमें हमारे पास ये दुनिया में सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स हैं जी, और ये थोरियम रिजर्व्स को हम न्यूक्लियर एनर्जी में प्रयोग कर सकें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी मिलने का मतलब मिलने का आशा है जी। तो ये बस समझूंगा कि ये मोटी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बिल्कुल, तो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो रही है। प्रोफेसर मुखर्जी, अगर हम इंडिया की बात करें और अगर हम देखें कि विंड एनर्जी की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, तो इंडिया कहाँ पर है, किस मकाम पर है, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए, अगर
सबसे पहले मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में जो नदी नालों से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसकी बात करें तो उसमें तो कुछ मामले में हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें ये सन 2013 में जो केदारनाथ हिमालयन डिज़ास्टर हुआ था जी, तो वो उस डिज़ास्टर के बारे में अगर आप स्टडी करें, कुछ पब्लिकेशंस भी है उसमें, नेचर जर्नल में भी उसकी जिक्र आई है, तो उसमें अगर आप देखें कि उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो 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 रिजर्वायर है, पावर जनरेशन के लिए जो रिजर्वायर है जिसके थ्रू टरबाइन वगैरह चलती हैं, तो वो रिजर्वायर काफ़ी मात्रा में, करीब 100 से भी ज़्यादा, वो गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदियाँ में बनी हुई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बिजली पहुँचाने का कोई और साधन नहीं है, वही एकमात्र साधन समझ में आता है। लेकिन जब ये देखा गया कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक 2013 में जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और उस समय जो सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये आई थी, और जिसके वजह से क्या हुआ कि जो इवेपोरेशन, जो जितने भी ये जो रिजर्वायर्स हैं उसमें से काफ़ी मात्रा में उसके जो बाष्पीकरण हुआ, और दूसरा जो ग्लेशियल मासेस थे हिमालय एरिया में, वो भले ही वो जो चाइना में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके चलते जो ब्लैक कार्बन उसमें डिपॉजिटेड थे, तो वो ग्लेशियर जब मेल्ट हुए या सब्लिमेट हुए तो सीधे सीधे वो ब्लैक कार्बन जो है पर्यावरण में आ गए। तो एक तो हुआ कि अत्यधिक मात्रा में जो बाष्पीकरण हुआ, और दूसरा जो ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर में आ गए। और उस समय हमने एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, स्पेस एनवायरनमेंट व्यूइंग एंड एनालिसिस नेटवर्क, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉस्मिक रे, जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रे और सूर्य से आने वाले कॉस्मिक रे, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमने देखा कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रे की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी उस समय में। तो ये तीनों का जो समन्वय है उससे जो है जो माइक्रो क्लाइमेट के चेंजेस हुए, और जिसके वजह से वहाँ क्लाउड के लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हुए और काफ़ी मात्रा में टॉरेंशियल रेन वहाँ पर हुए जी, और जिसके वजह से जो ये हिमालयन या केदारनाथ डिजास्टर हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें उस समय पूरे विश्व में 65 जगहों पर हुई थी। अब चूंकि ये भारतवर्ष अत्यधिक आबादी, घनी आबादी वाली जगह है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के निगाह में आ गया था। लेकिन जहाँ पर आबादी कम थी वहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो ये पर्यावरण का जो असंतुलन है वो सिर्फ हमारे जो ह्यूमन के कारण या जो मानव निर्मित ही सिर्फ नहीं है, तो उसमें कुछ हद तक जो हमारे जो सूर्य की उसमें काफ़ी बड़ा एक रोल है। तो इस बारे में जो सन ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से जो डेटा आ रहा है, नासा की सैटेलाइट है वो, उससे अध्ययन काफ़ी दिनों से चल रहा है। और अभी हमारे जो आदित्य L1 जो लॉन्च किया है उससे भी जो डेटा आएगी कुछ महीनों बाद, तो उससे भी हमें ये इसका अनुमान है कि इस बारे में और शोध किया जाएगा और सही समझ उस समय आएगी कि हमारी कितने हम जिम्मेदार हैं, उसमें हम लोग कितनी सुधार कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सूर्य से जो आ रही है एनर्जी, जिसके वजह से हमारे पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम एडेप्टेबिलिटी क्या होगा हमारी उसके वजह से, उस एनर्जी को क्या हम अपने जो एज ए रिन्यूएबल एनर्जी में हम प्रयोग कर सकते हैं, उस दिशा में शोध की आवश्यकता है। क्योंकि 2005 में जो पेपर पब्लिश किया था लार्सन एंड फ्राइस ने, तो उसमें पहली बार यह आया था कि जो सूर्य से जो एनर्जी आती है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका परिवर्तन होता है। जब सूर्य से हमारे पास जो फ्री में एनर्जी आ रही है, क्यों ना हम उसका उपयोग करें। जी, तो आप यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन उठाया, रेज किया है कि एडेप्टेबिलिटी देखनी होगी कितनी है। यहाँ पर मैं आपसे एक और जिक्र करना चाहूँगी, नेपाल में इंडिया के सहयोग के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है अरुण 3 करके जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इंडिया ने सपोर्ट किया? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो वो नेपाल और भारत, ये दोनों देश की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक जो है ये भूकंप ग्रसित है। ये सारे पूरे दोनों एरिया जो है साइज्मिक जोन 5 में आती है। और इसके पहले 2015 में जो एक बहुत बड़ा भूकंप आया था नेपाल में, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें उसकी साइज्मिक
माइक्रोजोनेशन करके उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए कि वो क्या उस फ्रैक्चर लाइन या फॉल्ट लाइन के तहत आ रही है वो जगह जी। जहाँ पर उसको चिन्हित कर रहे हैं। हाँ। फिर ये प्लेट्स भी मूव कर रही है। हाँ। जो भारतीय उपमहाद्वीप का प्लेट जो है वो चाइना प्लेट में मर्ज कर रही है, जिसके वजह से प्रतिवर्ष हम करीब 5 से 6 सेंटीमीटर चाइना के अंदर हमारी प्लेट जा रही है। तो ये जो परिस्थिति है, और नेपाल और भारतवर्ष का जो रेखा है, तो वो लगभग उसी प्लेट बाउंड्री के आसपास आती है। तो उससे जो है कहीं जो कोई भी वहाँ पर संरचना बनाई जा रही है, उसमें उसकी हम लोग जो है स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उसके पहले उसकी फिजिबिलिटी, साइज्मिक वल्नरेबिलिटी, इसकी स्टडी की आवश्यकता है। जी। डॉक्टर घोष, यहाँ पर जैसे कि प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया चैलेंजेस के बारे में कि जो हम ये सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या किस तरह के चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कितना मुश्किल या कितना इजी है ट्रांजिशन करना फॉसिल फ्यूल्स से, अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें तो? चैलेंजेस तो कई तरीके के हैं। एक तो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, वो काफ़ी हद तक हल हुए हैं, लेकिन पूरा अभी तक हल नहीं हुए। क्योंकि अब जैसे सूरज और हवा, यहाँ से इनसे जो ऊर्जा आती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, और इनको स्टेबल प्रयोग में लाने के लिए इसकी लार्ज स्केल स्टोरेज चाहिए, मेगावाट स्केल स्टोरेज चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी मेगावाट स्केल स्टोरेज अभी मैच्योर नहीं है। ये मतलब एक मिसाल मैंने दी, मैं दे रहा हूँ। दूसरी तरीके के जो चैलेंजेस हैं ये है कि सोलर एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ, और दूसरे फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कई तरह के नए मिनरल्स की माइनिंग होनी चाहिए, होने की दरकार है। जी। जैसे उनको ज़्यादा तौर से रेयर अर्थ्स के बुलाते हैं, लेकिन और भी मतलब रेयर अर्थ्स के अलावा भी और भी एलिमेंट्स हैं। जी। तो ये जियोग्राफिकली काफ़ी डिस्बर्स्ड हैं, इनकी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज अभी फुल्ली मैच्योर नहीं है, और काफ़ी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं इनकी माइनिंग करने में, इनकी ट्रेड में, और इनको प्रयोग में लाने में। जी। तीसरा जो मैं चैलेंज बोलूँगा ये है इकोनॉमिक चैलेंज, और ये इकोनॉमिक चैलेंज तो काफ़ी महत्व है इसमें। हमने कुछ मॉडलिंग स्टडी की है टेरी पे, जिसमें हमने एस्टिमेट किया है कि भारत को नेट ज़ीरो पहुंचाने में जी, और अपना ग्रोथ रेट को स्थिर रखते हुए इसकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है वो है $133 ट्रिलियन। जी। मैंने बिलियन नहीं कहा, मैंने ट्रिलियन कहा है। जी। और उससे आप तुलना करेंगे कि हमारी जो वर्तमान जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन है। माने जो हमारी एनुअल जीडीपी है, टोटल जीडीपी, उसके 40 गुना से भी ज़्यादा हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। जो इन्वेस्टमेंट वैसे चाहिए ग्रोथ के लिए वो तो लानी ही है, लेकिन पूरे नेट ज़ीरो पहुंचने में $133 ट्रिलियन की ज़रूरत है। जी। अब ये इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो लाना मुश्किल है, विदेश से भी लाना इतना आसान नहीं है। तो जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है, इनमें से जो मेजर प्रॉब्लम वो है कि ये स्केल अप कैसे किया जाए। अभी तो कुछ फ्लोज हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जी, लेकिन मतलब जो सेवरल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल में जो ज़रूरत है वो कैसे स्केल अप किया जाए, कहाँ से वो, उसके सोर्सेज क्या है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर मुखर्जी जी। अब हम बात करेंगे इंडिया के अचीवमेंट की जी। कि अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो इंडिया ने अब तक क्या कुछ अचीव किया है?
देखिए, इंडिया ने इस दिशा में काफ़ी कुछ चीज़ अचीव किया है। नंबर वन तो यह है कि जैसे हम लोग कोल से पहले कोल पर डिपेंडेंट थे, बिल्कुल अब हम जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर आ गए हैं। जी। और दूसरी चीज़ यह है कि कुछ जगहों पर हमने जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी हमने कुछ अचीव किया है काफ़ी हद तक, और न्यूक्लियर पावर में भी हम जो है हमारे पास तकनीक है और कई जगहों पर वो हम चलाने में सक्षम भी हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर ये मानना है कि हम आगे आने वाले कम से कम 15-20 साल की जो भविष्य में अब क्या कर सकते हैं, उसमें अगर हमें अभी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में हमें जो हमारी जो एक भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत यह है हमारी युवा शक्ति जी, यंग जनरेशन। और यंग जनरेशन में काफ़ी मतलब हाईली एजुकेटेड, हाईली मोटिवेटेड और जो नई सोच वाले लोगों की कमी नहीं है। और सबको इस समय नौकरी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी जो भी कारण हो, हमारी इस समय नौकरी जो है सबको देना संभव नहीं हो रहा है। जी। तो ये जो छोटे छोटे जो स्टार्टअप कंपनीज, तो वो अगर जिसके पास जिस तरह की जो उपलब्धि है, जिस तरह की क्वालिफिकेशन है, जिस तरह की, उसमें अगर छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनी बना करके जो यंग जनरेशन को कुछ छोटे छोटे काम सौंपे जाए, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग के लिए भाई आपको इतनी ग्रांट दी जा रही है, आप इसमें रिसर्च करके बताइए, और उसपे आपको यू विल बी आंसरेबल कि भाई आपके जैसे कि 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसके बाद आप बताइए कि क्या उपलब्धि है। तो जैसे मान लीजिए इस तरह के 1000 स्टार्टअप कंपनी है, तो उसमें कम से कम 100 ऐसे निकलेंगे कि जो कि भारतवर्ष को उस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक होंगे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कि 1000, 20,000, 40,000 करोड़ हम एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए, फिर उनकी जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उनकी वो सारे करते करते तो फिर समय निकल जाएगा जी। तो छोटे स्तर पर अगर हम सोचे, जैसे स्मॉल टू बिग, जी, छोटे चीज़ों को अगर हम लेकर के चले, तो वो एक साथ सारी चीज़ों को हम एड्रेस ना करें। जी। और जैसे पर्यावरण में भी जो कितनी भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि जो क्लीन एनर्जी की, जी, तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे पास अभी ये है कि जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अगर आप मार्केट में देखिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने महंगे हैं कि 10 लाख 12 लाख में शायद कोई अफोर्ड कर पाए। तो उसमें थोड़ा सा जो उसके जो पार्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा अगर सब्सिडी दिया जाए, और उसमें जो बैटरी लगती है लिथियम से बनी होती है तो वो लिथियम का हमारे देश में जो हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने कई जगहों पर लिथियम के बहुत बड़े भंडार का आविष्कार किया है। जैसे ये जितने भी पेगमेटाइट बेल्ट्स हैं हमारे देश में, उसमें लिथियम है। कश्मीर में जो लिथियम के भंडार अभी मिले हैं, तो उसके परिशोधन करके अगर ये देखा जाए कि कितने लिथियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस लिथियम बैटरी का उपयोग करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम कितने सस्ते में हम जो है मार्केट में ला सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है एक जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो हमारी जो पर्यावरण को भी अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर चले तो वो कम प्रदूषण होगा उसके वजह से। अभी जो पेट्रोलियम और उससे जो चल रही है, डीजल से चल रही है, उससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित होती है। लेकिन अगर उसके जगह हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें आने वाले 10 साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और जिसके लिए हमारे पास जो है लिथियम के भंडार मौजूद हैं, उसको सिर्फ परिशोधन करना है और उसमें जो है बैटरी में तब्दील, उसमें भी लोगों को नौकरी मिल सकती है। एक तरह से तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरे तरफ हम पर्यावरण का भी सुधार कर रहे हैं। इसको हम एक जो है चैलेंज के तौर पर तो लेते ही हैं, लेकिन इसको एक हम उस तरह से देखें कि इस चैलेंज को कैसे हम अपनी प्रगति में कार्यान्वित कर सकें। बिल्कुल। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।